Jain aspirants, welcome back to the second part of our chapter that is atoms and molecules. So इस पार्ट में हम कवर करेंगे अबाउट एटम्स क्या रहते, कैसे एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते, क्या रहता है एटॉमिक मास और क्या रहते आयंस, एंड ऑल्सो वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो एटम्स क्या रहते, एटम्स आर वेरी स्मॉल, इतने स्मॉल कि दैट वी इवन कांट इमेजिन, इतने स्मॉल रहते. एंड जो एटम्स है, एटम्स की एटॉमिक रेडियस वी ऑलवेज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स. अभी 1 मीटर में रहता है 10⁹ नैनोमीटर. ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 1 नैनोमीटर में कितना रहेगा, तो फिर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. अभी हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस कितनी रहती, 10⁻⁻10 मीटर. नाउ सिंबल्स ऑफ एटम्स. कभी आपने सोचा होगा यार, जो हमारे पास एटम्स है अभी, जैसे कि ऑक्सीजन को ऑलवेज हम QO लिखते, क्यों हम नाइट्रोजन को N लिखते, क्यों हम नाइट्रोजन को Ne क्यों नहीं लिखते, नियोन क्यों लिखते. तो इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे सिंबल्स ऑफ एटम्स, कहाँ से सिंबल्स आए एटम्स के. तो डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल फॉर एलिमेंट. ठीक है, डाल्टन जी ने फर्स्ट टाइम यूज किया था सिंबल्स का फॉर एलिमेंट्स के लिए. नाउ बर्जिलिस जो थे, उन्होंने एक सजेशन दिया था. ही सजेस्टेड दैट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम 1-2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट्स. मतलब जो सिंबल्स रहेंगे एलिमेंट्स के, वो बनने चाहिए एक जो एलिमेंट है, एलिमेंट के नाम के पहले लेटर से या फिर पहले 2 लेटर से वो बना होना चाहिए सिंबल का नाम. जैसे कि एर्गॉन. अभी एर्गॉन का क्या है, ARGON. सो यहाँ पर पहले 2 लेटर का यूज हुआ है, दैट इज AR. हीलियम में HELIUM. तो हीलियम का यहाँ पर फर्स्ट 2 लेटर का यूज हुआ है, दैट इज He. वैसे सेम सोडियम एंड कैल्शियम का CA. यहाँ पे 2 फर्स्ट लेटर का यूज हुआ है, जैसे कि बर्जिलिस ने सजेस्ट किया था. नाउ यहाँ पर डाल्टन जी ने कुछ सिंबल्स प्रेजेंट किए थे उनके समय पे. तो फिर यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन को इससे रिप्रेजेंट किया था. हाइड्रोजन का सिंबल ये रहेगा, कार्बन का ये रहेगा, ऑक्सीजन का ये रहेगा. लेटर ऑन वी हैव चेंज इट. सो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज IUPAC. अब इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. अभी ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अप्रूव्स नेम्स सिंबल्स यूनिट्स ऑफ एलिमेंट. मतलब जो भी अगर कोई एक नया एलिमेंट डिस्कवर है, तो इस एलिमेंट का क्या नाम रखना चाहिए, उसका क्या सिंबल होना चाहिए और उसका क्या यूनिट होनी चाहिए, इस सब को अप्रूव करता है IUPAC ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, अभी जो फर्स्ट लेटर रहेगा किसी भी एलिमेंट का, तो वो फर्स्ट लेटर ऑलवेज इन कैपिटल फॉर्म में रहेगा, और जो सेकंड लेटर रहेगा, अगर सेकंड लेटर होगा तो फिर वो ऑलवेज स्मॉल इसमें रहेगा. जैसे कि आर्गॉन का, अभी आर्गॉन में फर्स्ट लेटर आता है ऑलवेज कैपिटल एंड R आता है ऑलवेज स्मॉल, दैट इज आर्गॉन. इज एटॉमिक मास. सो एटॉमिक मास यानी कि अगर कोई एटम है, उसका जितना मास है, उस एटम का मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास, और उसका यूनिट रहता है U, दैट इज यूनिफाइड मास. अभी पहले क्या था, अगर हमें मास निकालना है तो हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा कि हाँ, इस मास के आगे इसका मास इतना इससे ज्यादा है, या फिर इस मास से इतना उसका कम है. तो इस चीज के हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा, राइट. तो पहले क्या किया था, जो साइंटिस्ट है उन्होंने रेफरेंस पॉइंट पकड़ा था ऑक्सीजन को. क्यों कि उनका कहना था कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बहुत सारे एलिमेंट के साथ, मैक्सिमम एलिमेंट के साथ कंपाउंड फॉर्म कर लेता है. इस वजह से हम ऑक्सीजन को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, जिससे कि हमें कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हमें पता चला कि सबसे ज्यादा जो कंपाउंड फॉर्म करता है, जो एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, दैट इज कार्बन का 12 आइसोटोप्स. सो दैट्स वाई दे चोजन कार्बन 12 आइसोटोप्स एज स्टैंडर्ड रेफरेंस. सो एक एटॉमिक मास रहता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ द 1 एटम ऑफ कार्बन 12. यानी कि अगर आपको किसी चीज का मास निकलना है, एक एटम का मास निकलना है, तो फिर वो ऑलवेज इक्वल रहेगा 1/12 जितना कार्बन 12 आइसोटोप का मास है, उसका 1/12 रहेगा उसका एटॉमिक मास. जैसे कि हाइड्रोजन का रहता है 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16. नॉर्मली जो मास नंबर रहते डबल रहते, लेकिन कुछ का पर एक्सेप्शंस रहते. जैसे कि अभी सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो 22 आना चाहिए, लेकिन 23 क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके आइसोटोप से, और जितने आइसोटोप प्रेजेंट रहते उसका हम एवरेज लेके उसका एटॉमिक मास नंबर लेते, तो फिर उसका आइसोटोप्स का एवरेज आता है 23. दैट्स व्हाई वी हैव द मास नंबर ऑफ सोडियम, दैट इज 23. एंड वही क्लोरीन का भी सेम आइसोटोप्स का एवरेज आता है 35.5. सो दैट इज वी हैव क्लोरीन का मास नंबर 35.5. सो इट इज अ एटॉमिक मास. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ डू एटम एग्जिस्ट. तो यहाँ पर क्या लिखा है, एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. यानी वो कह रहे जो मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स है, उनके जो एटम्स है, दे आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. यानी कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते. क्यों, क्योंकि उनकी जो आउटर मोस्ट शेल रहते, उस आउटर मोस्ट शेल में जो एटम्स प्रेजेंट रहते,
वो कंप्लीटली फिल नहीं रहते, और वो कंप्लीट फिल करने के लिए जो हमारे आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट फिल करने के लिए वो दूसरे एलिमेंट के पास अप्रोच करते, ताकि वो अगर उसके पास ज्यादा हो आउटर मोस्ट शेल में तो फिर उसको शेयर कर सके, और वो दोनों को दोनों जो एलिमेंट है वो आपस में शेयरिंग कर रहे वो स्टेबल हो पाए। इस वजह से वो एक कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, और कंपाउंड फॉर्म करने की वजह से जो मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स है एटम्स के, दे आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। लेकिन वही कॉन्ट्रास्ट में जो नोबल गैसेस रहते, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, दैट ग्रुप 18 एलिमेंट्स, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्यों? क्योंकि उनकी जो आउटर में शेल में जो एटम्स है दे आर कंप्लीटली फिल, उन्हें जरूरत नहीं होती किसी से शेयर करने के लिए या फिर किसी से लेने के लिए, उसी वजह से दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। नाउ एटम्स क्या करता है, एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस फॉर्म करता है। अभी वो कैसे, लेट्स सी वन बाय वन। सो मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, जनरल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, यानी कि एक ऐसा जनरल ग्रुप जिसमें 2 या फिर 2 से ज्यादा एटम्स आपस में आ रहे और वो केमिकली एक बॉन्डिंग बना ले रहे आपस में, और जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग एक केमिकली फोर्स से, वेरी अट्रैक्टिव फोर्स से टुगेदर उन्हें हेल्प कर रहे, तो उसी बॉन्डिंग को हम कहते हैं मॉलिक्यूल, यानी कि जनरल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। नाउ जो मॉलिक्यूल्स है उसे और हम क्या कह सकते, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि ऐसा कंपाउंड जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है या फिर वो कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। अभी जो मॉलिक्यूल्स है वो सेम एलिमेंट्स का बना हो सकता है या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स से बना हो सकता है। जैसे कि सेम एलिमेंट का ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एलिमेंट आ रहे और एक मॉलिक्यूल बना ले रहे, यहाँ पर नाइट्रोजन के 3 एलिमेंट आ रहे और एक मॉलिक्यूल बना रहे नाइट्रोजन का, और सेम वही पे डिफरेंट एलिमेंट आ सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एलिमेंट आ रहे और ऑक्सीजन का डिफरेंट एक एलिमेंट आ रहा है, और 2 डिफरेंट एलिमेंट आके एक मॉलिक्यूल बन रहे हैं, दैट इज वाटर का मॉलिक्यूल। वैसे सेम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन रहा है डिफरेंट एलिमेंट से। तो मॉलिक्यूल्स कैन इधर बी सेम ऑफ एलिमेंट्स और इधर भी डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये था मॉलिक्यूल्स। अभी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या रहते, मेनली मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स डिटरमाइन करते हैं एटॉमिसिटी, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है उससे हम कहते हैं एटॉमिसिटी। एज एग्जांपल से समझिए, अभी अगर मैं आपको कहूँ एर्गॉन, अभी एर्गॉन ऑलवेज सिंगल रहेगा। क्यों? क्योंकि नोबल गैस का है, उससे किसी की जरूरत नहीं अपनी एटम शेयर करने की या फिर किसी से लेने के लिए, वो स्टेबल है, इस वजह से वो मोनोएटॉमिक रहेगा, मतलब वो ऑलवेज सिंगल रहेगा। सेम फॉर हीलियम, हीलियम भी ऑलवेज मोनोएटॉमिक रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए 2 ऑक्सीजन आपस में आते और खुद को स्टेबल मान लेते हैं ऑक्सीजन के। अभी यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट आ रहे या फिर ऑक्सीजन के 2 एटम आ रहे, इसी वजह से हम इसे कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पर फास्फोरस के 4 एटम आ रहे तो इस वजह से हम इसे कहेंगे टेट्राएटॉमिक। अगर किसी एटम के 3 आते तो इसे हम कहेंगे ट्राइएटॉमिक। यहाँ पर अगर और ज्यादा जैसे कि सल्फर के यहाँ पर 8 आ गए तो इसे हम कहेंगे पोलैटॉमिक। सो दैट इज एटोमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड? अभी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हमने देख लिया, लेकिन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या रहते हैं? सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। यानी वो कह रहे जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट के उस आपस में आते और एक कंपाउंड या फिर एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर लेते इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑलवेज। मैंने आपको पिछले पार्ट में भी पढ़ा था, जैसे कि अभी वाटर है, वाटर के ऑलवेज जहाँ पे अभी हाइड्रोजन का एक अलग डिफरेंट एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक डिफरेंट एलिमेंट है, और यहाँ पर ये साथ में आ रहे, और जब ये साथ में आ रहे तो एक ही डेफिनेट प्रोपोर्शन में आएंगे। हाइड्रोजन के ऑलवेज 2 एलिमेंट आएंगे और ऑक्सीजन का ऑलवेज एक ही एटम आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन के 3 एटम आ गए और ऑक्सीजन के 2 एटम आ गए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये ऑलवेज एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में आएंगे, और जिनका डेफिनेट प्रोपोर्शन रहेगा बाय इट्स मास, जैसे कि 1:8। कार्बन डाइऑक्साइड का रहेगा 3:8 में, ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। सो इट्स ऑल अबाउट द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। नाउ लेट्स सी आयंस। अभी आयंस क्या रहते हैं? सिंपली चार्ज बेसिस रहते हैं। वो कैसे? अभी जनरली एक कंपाउंड बना होता है मेटल एंड नॉन मेटल से, वो भी उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इस वजह से कंपाउंड बनता है। तो नॉर्मली मेटल इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसी पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं कैटायन। और नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसी वजह से उनके ऊपर आता है निगेटिव चार्ज, और उसी निगेटिव चार्ज को हम कहते हैं आनाइंस। अभी जब पॉजिटिव एंड निगेटिव यहाँ पे आप जो देख रहे हो पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, यही है कंपाउंड में जो चार्ज बेसिस कंटेंट रहते हैं, इसी को हम कहते हैं आयंस। अभी ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेसिस क्या करते हैं,
कंपाउंड को न्यूट्रल बना देती है। अब एग्जांपल से अगर देखो, अगर मैं NaCl को, दैट इज आवर कॉमन सॉल्ट, मिक्स कर देते वाटर में, जब वो वाटर में मिक्स हो जाएंगे तब सोडियम के पॉजिटिव चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे एंड क्लोरीन के निगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएंगे, जिससे वाटर एक इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाला एक सॉल्यूशन बन जाएगा। और ये रीज़न होता है जब किसी वाटर या किसी लिक्विड के सॉल्यूशन में जब आयंस मिक्स हो जाते हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है उसमें से। सो इट्स ऑल अबाउट द आयंस। दिस इज पार्ट 2। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द हाउ वी कैन फॉर्म द केमिकल फॉर्मुलास ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। सो सी यू देन, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी।